नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ गए हैं ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। स्वागत कर रहा हूँ वीरेंद्र नाथ नमस्कार। भट्ट जी का लखनऊ से और ओंकार जी का दिल्ली से। तो ओंकार जी, धमकी आई थी, ममदानी ने कहा था कि उमर खालिद को छोड़ दो और हमारा सुप्रीम कोर्ट उनकी धमकी में नहीं पड़ा। वो कह रहे साहब कि उमर खालिद को और शर्जील इमाम को न केवल छोड़ा नहीं जाएगा बल्कि 1 साल तक उनकी और कोई जमानत की अर्जी भी एंटरटेन नहीं होगी। हमारे कपिल सिब्बल साहब तो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? डाउन विद मोदी। धमकी तो उनके काका ने भी दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा है कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम और टैरिफ लगाएंगे। हम तो कहते हैं, देखिए जब वो 50% लगाया था तभी हमने कहा था कि भाई अब तुम 500 भी लगा दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? और जितना हम लोग अमेरिका को सामान भेज रहे थे, अब उसके हमने रास्ते तलाश कर लिए हैं ऑलरेडी। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है घटने के बजाय। तो जो डोनाल्ड ट्रंप को करना है, जितने घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ा लेने चाहिए, अपने अरमान पूरे कर लेने चाहिए और देखना चाहिए कि वो भारत को झुका पाता है कि नहीं झुका पाता है। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे देशों के साथ राब्ता कायम हो चुके हैं, संपर्क स्थापित हो चुके हैं और जो भी हमारे मिशन हैं, दूतावास हैं, जो हमारे महावाणिज्य दूतावास हैं, वो सब ऑलरेडी सक्रिय होकर के स्ट्रीमलाइन कर चुके हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को तय करना है कि उनको भारत के साथ अपने रिश्ते कैसे रखने हैं, कैसे नहीं रखने हैं। जहां तक ये जोहरान ममदानी का सवाल है, कई बार क्या होता है कि मेंढकी को जो है वो अगर कहीं मेंढकी को या चूहे को अगर हल्दी की गांठ मिल जाए तो वो पंसारी बन करके बैठ जाता है रोड के किनारे। तो उनकी हालत लगभग वही है। न्यूयॉर्क का जब से मेयर बना है तो उसके दिमाग हो गए हैं पूरी तरह खराब। वो केवल भारत के बारे में ही लूज टॉक नहीं किए हैं संजय जी। उन्होंने अभी जो वेनेजुएला में कार्रवाई हुई है उसको लेकर के भी अपने राष्ट्रपति की आलोचना की है। आप अगर डेमोक्रेट हैं, पार्टी में हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप आलोचना करिए, लेकिन आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और वो जिम्मेदार पद जो है वो न्यूयॉर्क के मेयर का है। एक सिटी के मेयर की हैसियत या औकात क्या होती है ये सब जानते हैं, लेकिन पूरी तरीके से एक एजेंडे के तहत ही वो काम कर रहे हैं। शपथ जो उन्होंने ली थी कुरान को हाथ में लेकर के, तो वहीं से पता लग जाता है कि आप किस एजेंडे पर चल रहे हैं और किस एजेंडे पर चले हैं। और जो काम उन्होंने कुरान को हाथ में लेकर के शपथ लेने के लेकर संकेत के रूप में दी, वही एजेंडा वो भारत में भी चलाना चाहते हैं। उमर खालिद या शर्जील इमाम पर कितने गंभीर आरोप हैं, यूएपीए की गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है कोर्ट में, जरा एक बार उसी को पढ़ लिए होते तो समझ में आता कि ये मामला केवल दिल्ली दंगों तक सीमित नहीं था। इसके पीछे साजिश मोदी सरकार को अस्थिर करने और उसको चलता करने की थी। बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में ही दंगे, फसाद, अराजकता और हिंसा फैलाने की थी। तो कोई भी कोर्ट जो है वो इन दोनों को जमानत क्यों नहीं दे रही है? कई बार ये लोग प्रयास कर चुके हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज हो ही गया है। 5 को जमानत दी गई है, लेकिन कहा है कि इन दोनों के मामले अलग हैं, इनकी भूमिका ही अलग थी दंगों के पीछे। तो ये बेहद गंभीर टिप्पणी है और मुझे आश्चर्य होता अगर सुप्रीम कोर्ट से आज इनको जमानत मिल जाती, क्योंकि ऐसे माहौल में तो बिल्कुल जमानत नहीं मिलनी चाहिए जब इंटरनेशनली कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा हो। हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो।
आप कौन होते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के 8 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी है क्वात्रा साहब को, जो हमारे राजदूत हैं वहां पर, और उसमें कहा है कि इंटरनेशनल लॉज का पालन किया जाए और इंटरनेशनल निगरानी में उमर खालिद की सुनवाई होनी चाहिए, निगरानी में होना चाहिए ये सब। व्हाट नॉनसेंस! हु आर यू? आप होते कौन हैं भारत को ये बताने वाले या समझाने वाले कि उन पर मुकदमे कैसे चलने चाहिए? हमारे यहाँ तो जो रंगे हाथ पकड़ा गया था लोगों को मारने वाला कसाब, उसको भी पूरा मौका दिया गया था, उसको सरकारी वकील मुहैया कराया गया था। जो लोगों की हत्याएं करता है कराची से आकर के, पाकिस्तान से आकर के, हम उसको भी अपना पक्ष, पूरा पक्ष रखने का मौका देते हैं। आप हमें समझाएंगे? और खुद अमेरिका क्या कर रहा है? आप अपने राष्ट्रपति को रोक लो। इन्होंने इराक में क्या किया था सद्दाम हुसैन के साथ? किस तरह के आरोप लगाए थे इन्होंने कि रासायनिक हथियार बना लिए हैं सद्दाम हुसैन ने, पूरी दुनिया की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। कोई एक मिला क्या? उसको आपने फांसी पे चढ़ा दिया। एक अच्छे खासे देश को खंडहर में तब्दील कर दिया। अफगानिस्तान को आपने खंडहर में तब्दील कर दिया। अब वेनेजुएला के तानाशाह हैं क्या है, ये आप तय करने वाले मठाधीश थोड़ा बैठे हैं, ये वहां की जनता तय करे। लेकिन आपको चूंकि तेल का खेल करना है और आपको मठाधीशी दिखानी है कि यहां का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं, इसलिए अमेरिका किसी को भी धमका रहा है, डोनाल्ड ट्रंप किसी को भी धमका रहा है। तो ये जो भी कुछ चल रहा है एक्चुअल में इसको जवाब दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बिना कुछ कहे, बिना कोई टिप्पणी किए जवाब दे दिया है। संजय जी, अगर आज इनको जमानत मिल जाती, आप देखते क्या हाल करते अब ये पूरा इकोसिस्टम, किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश करता और किस तरह मोदी सरकार को ही गालियां निकालना शुरू करता। यानी आज देश में माहौल ये बन गया है कि आप समाज में, देश में, सड़कों पर, दुकानों पर तबाही मचाइए, अराजकता फैलाइए, आग लगाइए, लोगों को मार दीजिए। 50 से ज्यादा लोग मरे थे दिल्ली दंगों में 55। और उसके बाद आप विक्टिम कार्ड खेलिए। तो ये चीजें जो हैं, ये सवाल ये है कि ये सब चीजें कब तक चलेंगी? ये बहुत एक सोचने का विषय है। जी जी, और देखिए साहब के क्या है कि राजदीप सरदेसाई जी हमारे जो हैं, आपके पुराने मित्र हैं भट्ट साहब, वो बहुत दुखी हैं इस बात से कि शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली। आरफा भी बहुत दुखी हैं और इस बात से भी बहुत दुखी हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को आपने कोलकाता नाइट राइडर्स से हटवा दिया। और ये सब काम जो है वो ये जो क्या बोलते हैं, ये भक्त मंडली जो है ना, भक्त हम जिसको बोलते हैं ना हम सोशल मीडिया पे, इन सब का काम है। इसी तरह से आपने धुरंधर को हिट करवा दिया, ये भी भक्त मंडली का काम है। ये जो है ये पूरा भगवाकरण हुआ जा रहा है। ऊपर से वहाँ पर ओपनली कह रहे हैं मुंबई में कि हम मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे। बताइए, ये तो जितने भी लिबरल हैं उनका सबका सपना है कि मुंबई न्यूयॉर्क बने, और कह रहे हैं कि साहब मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे। आपको इन भक्तों से क्या कहना है वीरेंद्र जी? मुझे आपसे आपत्ति है कि आप इनको लिबरल कैसे कह सकते हैं? दे आर द वर्स्ट काइंड ऑफ, ये इनका स्वयं का ओढ़ा हुआ एक तुमरा है, हम कैसे उतार सकते हैं? They are a threat to the humanity. They are a threat to the civilized public order. और आपने एक काम, बहुत नेक काम किया था, जो इनका मूल्य आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कर दिया और सस्ती शेरवानी बना दिया। ये आपने जो है ये आपने ज्यादा। सर देखिए, एक बात आप ही कहते हैं, लेकिन सही संदर्भ में जहां कहना होता है वहां कभी कभी ये बात आप कहने से चूक जाते हैं। सस्ती शेरवानी जी बोली थी, मोदी राज में हर रोज एक जख्म मिल रहा है। हाँ, तो ये जख्म अशराफिया को मिल रहा है।
तो अशराफिया का जो है ये अशराफिया मुझे और जो वीपी मेनन की किताब है इंटीग्रेटिंग द इंडियन स्टेट, उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे जो राजा थे, राजस्थान के महाराजा थे, जो सोने चांदी हीरे मोती जड़े सिंहासन में बैठते थे, और कैसे उनको सरदार पटेल ने जो है लकड़ी की बेंच पे बिठा दिया था, वो कहा लाइन में खड़ो के वोट देना है तुमको। तो ये इनके संग यही हालत है। जो जो लखनऊ में 1857 में नवाब साहब ने जो है मटिया बुर्ज प्रस्थान करने के पहले जो सबको पेंशन लिखी थी, जिसका नाम वसीका है, और आज भी लोग बड़े गर्व से 1 रुपया 2 रुपया 8 आना लेने आते हैं कि साहब हम तो नवाबीने अवध के खानदान के हैं, इसलिए हमको मिलती है। तो बस मोदी जी के से मुझे शिकायत केवल ये है कि ये जो अशराफिया है, जो मुस्लिम इलीट है, इसका वसीका बांध देना चाहिए। अरे आपने उनका आर्टिकल 370 छीन लिया, आपने श्रीनगर से बड़े बड़े बंगले जो बीबीसी एनडीटीवी के लोगों को मिले हुए थे, आपने वो छीन लिए, और रमजान के मुबारक महीने में सारे जिहादी आतंकवादी सरकारी एयरलाइंस में दिल्ली आते थे, और वो पाकिस्तान की एम्बेसी में रोजा इफ्तार में शरीक होते थे, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते थे, फिर राष्ट्रपति किए जाते थे, 8-10 जगह और इफ्तार में जाते थे, 50 लाख रुपए आईबी खर्च करती थी। ये सब आपने वसीका देने के बजाय सारे जो सुविधाएं थी वो आपने छीन ली। और जितने जो आपके जो अशराफिया के सेंटर्स हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया है, और आपका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, दिल्ली का इंडिया इस्लामिक सेंटर है, और ये आपका दारुल उलूम देवबंद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। एक जमाने में इनका हर मामले में वीटो होता था। आज बताइए ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये भी जो है गूगल सर्च करने के बाद भी नहीं मिलता। तो कि भाई इनकी क्या है, भारत के निजाम में इनका क्या दखल है। एक जमाने में मुझे याद है 1986 में जब शाहबानो वाला वो आया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो लखनऊ में क्लार्क अवध के सामने बेगम हजरत महल पार्क के सामने सारे मुल्लाओं की बैठक हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जितनी शानदार भाषा का इस्तेमाल किया गया था उसको मैं यहाँ कह नहीं सकता। और मौलाना अली मियाँ गए, राजीव गांधी के हाथ में ड्राफ्ट पकड़ा दिया, और उसी सत्र में जो है मुस्लिम महिला विधेयक पास हो गया। तो ये ताकत थी कभी हमारी। और आज ये चाय बेचने वाला ये जो है ये आपका एक बैकवर्ड कास्ट का प्राइम मिनिस्टर हमसे बात नहीं करता, हमसे किसी मामले में पूछता नहीं है, हमारे लोगों को जेल भेज दिया। और पिछले 11.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर डायलॉग था कि सरकार उनकी, ये सिस्टम हमारा है, तो धुरंधर सिंह ने वो भी इनसे जो है तमगा छीन लिया कि भैया सिस्टम भी हमारा हो गया है, अब खाली सरकार हमारी नहीं है। तो इनका जो इलीट क्लास की जो एरोगेंस होती है, और इलीट क्लास अपने को अमीर नहीं कहता, इलीट क्लास अपने को रईस कहता है, हम एरिस्टोक्रेट हैं, हमारे पास खानदानी गुण है ये। तो ये लगातार छिनता जा रहा है। अब ले देखे कौन बचा इनके लिए बोलने वाला, वायर बचा है, हिंदू बचा है, थोड़ा बहुत इंडियन एक्सप्रेस बचा है, हिंदी में कोई है ही नहीं, उर्दू का अखबार कोई जानता नहीं है कि जो कहीं बिकता हो। लखनऊ में कभी जमाना था कौमी आवाज का, अब तो 2-4 अखबार हैं जो आजकल दिखता नहीं क्या कौमी आवाज, बंद हुए जमाना हो गया सर। ये तो सब कौमी आवाज, नवजीवन, ये तो बंद हो चुके। हमारे जो एक बात जो कह रहा हूं मैं कि हमारे शाहिद सिद्दीकी साहब की नई दुनिया चला करती थी साहब, उसको मैं पढ़ लिया करता था, क्योंकि उसका जो टाइप वाइप था वो थोड़ा सा बड़ा सा था, तो और वो ऑनलाइन आता था, मैं उसको पढ़ लिया करता था। अब वो कोविड के बाद उन्होंने नई दुनिया भी बंद कर दिया। अब क्या फायदा फिर ऐसी दुनिया में रहने से जहाँ नई दुनिया भी ना पढ़ी जा सके। तो और मैं तो हेरल्ड में मैं रहा हूँ रिपोर्टर, और वहां पे एक बहुत बड़े नाम थे इशरत अली सिद्दीकी साहब, वो कहते थे कि हमारे अखबार में कौमी आवाज में ईस्टर्न यूपी बिहार के लोगों को घुसने की भी परमिशन नहीं थी। ये जाहिलों को उर्दू कहाँ आती है ईस्टर्न यूपी के और बिहार के लोगों को। तो जो जिस तरह ये इन लोगों ने जो अभियान चलाया था डिसमेंटलिंग हिंदुत्वा, जो ग्लोबल सेमिनार की थी, वो तो डिसमेंटल नहीं हुआ। आज 1026 के 1000 साल पूरे होने को मोदी जी उत्सव मना रहे हैं, और आज देश के सारे अखबारों में सोमनाथ की महानता पे लेख छपे हुए हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, अन्य भाषाओं में।
लेकिन ये जो अशराफिया था, जो सैयद है, शेख सैयद और पठान, इनका आभा मंडल बहुत तेजी से ध्वस्त हो रहा है। इनकी दिक्कत ये है, और इतिहास गवाह है कि अगर एरिस्टोक्रेट लोगों का और इलीट लोगों का आभा मंडल अगर एक बार ध्वस्त हो जाता है, फिर वो बहाल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो आपके निजाम हैदराबाद का जो एक जमाने में जलवा था, अरे सर 1980 तक हम सुनते थे कि साहब उर्दू के 3 मरकज थे, हैदराबाद, दिल्ली और लखनऊ। आज कहाँ है उर्दू का मरकज, जरा बताइए। क्या लखनऊ में है कि दिल्ली में है कि हैदराबाद में है? कहीं नहीं है। कौन जानता है उर्दू आज के जमाने में? और एक मरकज था बम्बई फिल्म इंडस्ट्री, वहां से भी गायब हो गया वो। मुझे तुझसे उल्फत हो गई है, कौन गाना लिखता है आज के जमाने में ऐसा? हम आपके मुंतजिर हैं। ये एक जमाने में हिंदुस्तान का विज्ञापन आता था, हम अरे वो आपके भूल गए आप, वो अमीर खुसरो वाला। हाँ, तो छाक तिलक सब चीनी मोसे नहीं, छाप तिलक वाला नहीं, वो क्या था वो हाँ। दूसरा था वो। मैं तो भूल जाता हूँ उसके बोल, वो खालिस फारसी में था वो। हाँ 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 हाँ, वो क्या है कि जाने मुस्तकिल बड़ा टेढ़ा है। तो कुल मिलाकर के जो जो आपके आपके गेस्ट संदीप बालाकृष्णन ने एक अभी किताब लिखी है, रिक्लेमिंग भारतवर्ष। अगर भारत को अपना भविष्य सुनिश्चित करना है, तो हमें अपनी प्राचीन सभ्यता के मूल्यों को पुनर्स्थापित करना होगा, और यही काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अयोध्या में, काशी में और संभल में और अन्य अन्य स्थानों पर। और यही काम मोदी जी ने आज सोमनाथ मंदिर के ऊपर लेख लिख के किया है। और जिस तरीके से उस लेख के ऊपर चर्चा हो रही है टीवी चैनल्स में, तो लोगों की आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का जागरण हो रहा है। और अभी अभी दिसंबर में मोदी जी कहीं गए थे कर्नाटक में, शायद उडुपी के मंदिर में, वहां भी उन्होंने यही बात कही थी कि भारत में सांस्कृतिक चेतना का विस्तार हो रहा है। तो हम ये धीरे धीरे समस्या ये आ रही है, जिस चीज को ये हिंदू कहते थे, अब उसको लोग भारतीय कहने लगे हैं। तो ये न्यू नॉर्मल है। अगर आपके घर में कोई शुभ कार्य होगा और वहां नारियल फोड़ा जाएगा, तो वो हिंदू रिचुअल नहीं है, वो भारतीय परंपरा है। और भारत में स्त्रियों के नारियल फोड़ने पर निषेध है। ये लोगों को मालूम हो गया है, इसका वैज्ञानिक आधार भी मालूम हो रहा है। सांस्कृतिक सनातन संस्कृति में जो कुछ वैज्ञानिक तर्क तथ्य की कसौटी पे मान्य नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। हमारा कोई ऊपर वाला नहीं है, हमारा कोई मैसेंजर नहीं है, हमारी कोई आसमानी किताब नहीं है, हमारे लिए कुछ भी जो है मैंडेटरी नहीं है। तो इतनी सारी बातें हो रही हैं, और ये तर्क का और साइंटिफिक टेम्पर जो नेहरू जी का प्री वाक्य था, जो वो उठा लाए थे इंग्लैंड से, वो वास्तव में अब लोग इनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। भैया ये क्या है मामला आपके यहाँ? भाई दिन में 5 बार आप हमें गाली देते हो कि हमारा कोई वजूद नहीं है, और फिर हमको बताते हो कि मोदी नफरत फैला रहा है। हम क्या कहते हैं आपके बारे में? कभी कुछ कहते हैं क्या? हम तो कुछ नहीं कहते। योगी जी के गोरखपुर के मठ के मंदिर में आज भी जो गौशाला है, वहां पे काम करने वाले लोग आपको मुसलमानी मिल जाएंगे आज भी। जो लोग, चूंकि ये वहां परंपरा है पुरानी, उन्होंने कोई गंगो जमन तहजीब के तहत नहीं रखा है उन लोगों को, या उन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम एकता के तहत नहीं रखा है, ना उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम के तहत रखा है। ये उनका ट्रेडिशन चला आ रहा है सदियों से, तो आज भी चला आ रहा है। और कभी योगी जी ने आज तक कभी इसका जिक्र किया? कभी नहीं किया। तो ये अब चीजें चल रही हैं। तो ये जो इलीट क्लास है, ये बहुत परेशान है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आघात किया है, और आघात पे आघात किया है। कहा 1 साल दिखाई न पड़ना है, तो 1 साल दिखाई ना, ये तो साहब बहुत ही बड़ी जाती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। ये हुई बात। वास्तव में देश बदल रहा है, और मैंने मित्रों को अपने बता दिया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को लगातार आलोचना करने, गाली देने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2029 है। उसके बाद गाली दे पाना बहुत मुश्किल होगा। जी। वो गाना दे है साहब, मैंने ढूंढ दिया, जेहाल मस्ती मकुन बरंजिश। जेहाल मस्ती मकुन बरंजिश, बहाल हिजरा बेचारा दिल है। ऐसे ऐसे गाने चला करते थे।
नहीं साहब, ये तो बात है, ये जो है ये गलत है, और मैं कतई इसकी जो है वो सख्त मजम्मत करता हूँ कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। और ऊपर से तुर्रा ये कि साहब बीजेपी वाले वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब की जिसके ऊपर आपने टिप्पणी नहीं की, मैं लेता हूँ ओंकार जी से कि साहब ये क्या कहा जा रहा है कि हम मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे। मुंबई को धुरंधर बना दिया इन लोगों ने, ऐसा गजब किया है कि साहब हमारे शाहरुख खान ये कहने लगे कि देखो जिनकी माएँ हमारे फैन हुआ करती थी वो आज हमारा सोशल बायकॉट कर रही। उद्धव ठाकरे के तोते जी तीसरा दिन है शायद, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो जो भवें मटका मटका करके जब वो बात करते हैं तो समझ लो कि पूरा जो है वो भीतर से सुलगे हुए। तो कह रहे थे कि ये हमें पता लगा है कि बीजेपी वाले किसी मराठा को मेयर नहीं बनाएंगे। अब संकट क्या हुआ है? संकट ये हो गया है कि उद्धव और राज ठाकरे नजदीक तो करीब तो इसलिए आए थे, जो अब मतलब 20 साल एक दूसरे को गाली देते रहे, फूटी आंखों एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे। उनको समझ में आ गया, और समझ में शायद तब आया जब माहिम से राज ठाकरे का बेटा हार गया। तो इधर इनको भी समझ में आ गया कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। जो थोड़ा बहुत पल्ले में था वो तो शिंदे लेकर के भाग गए, और ले दे करके अब ये बचा हुआ है बीएमसी, ये भी हाथ से निकल गया तो सड़क पर आ जाएंगे। तो ये आखिरी कोशिश इन लोगों की है कि किसी तरीके से आए। लेकिन जो संकेत है जिसकी वजह से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि बीजेपी किसी मराठा को मेयर नहीं बना रही है, उसकी वजह ये है कि इन लोगों को पता चल चुका है कि दोनों के साथ आने के बावजूद जो मराठा मानुस है उसकी सोच में, अप्रोच में और फैसले में रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इनके साथ आने से भी इनका कोई भला नहीं होने वाला है। तो देवेंद्र फडणवीस तो एक सुलझे हुए नेता की तरह बात करते हैं, और वही उन्होंने किया जब मीडिया वालों ने पूछा कि साहब ये कहा गया है कि, तो उन्होंने कहा कि कोई हिंदू होगा, कोई मराठा होगा मेयर। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि महाराष्ट्र में ही, मुंबई में ही कोई व्यक्ति जन्मा हुआ होगा भाई, और हिंदू और मराठा को अलग अलग क्यों कर रहे हो? तो ये जो भी कुछ चल रहा है वहां, ये सब इनकी इनसिक्योरिटी है। इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म होने जा रहा है। पहले विधानसभा चुनाव में बहुत बुरा हाल हुआ, 50 सीटें भी नहीं आई। उसके बाद लोकल बॉडीज में भी इनके पैर उखड़ गए, और अब 29 नगर निगम के चुनाव। तो संजय जी फिर इसी तरह की बातें करेंगे ना, ये अच्छे अच्छे की खोपड़ी घूम जाती है। जब चारों तरफ से आपकी आमदनी, आपको ये कोई संभावना ही ना रहे कि खोके मिलेंगे हमें कहीं से, तो फिर यही होता है बदहवासी में। जी जी, तो संजय जी, आपकी भावना जो है यूपी की बीजेपी अध्यक्ष तक पहुंच गई है, पंकज चौधरी तक, और आज वो गोरखपुर गए हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का बड़ा पोर्ट्रेट डिस्प्ले कर रहे हैं। वैसे उनको किस मक्खी ने काटा था, किया क्यों उन्होंने कार्यक्रम? वो फोटो मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दी है, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बड़ा पोर्ट्रेट वो आगे लिए चल रहे हैं। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनके जो है वो हाजत में खयानत क्या हुई थी? अब सब नए नए आए थे, ही थॉट कि उनको एसर्ट करना चाहिए, तो एक बयान जारी हो गया। तो उसकी अब जाहिर है कि अब उसके पहले कुटुंब की बैठक हो चुकी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई बयान नहीं आया। उसके पहले जो इनके 4 एलाइज हैं, अपना दल है, आरएलडी है, सुहेलदेव समाज पार्टी है, निषाद पार्टी की मीटिंग हो चुकी थी दिल्ली या गाजियाबाद में।
तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन यूपी में एक समस्या तो है कि यहाँ पर जो है ब्यूरोक्रेसी का ही राज चल रहा है। इससे सारे विधायक बहुत परेशान हैं। अब चुनाव 1 साल रह गया है, तो ये एक समस्या है यूपी में, जो भिन्न भिन्न फॉर्म में रोज आपके उभर के सामने आती है। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि आपके देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर पूरा फोकस है कि साहब इनको किसी तरह से हिला के अलग किया जाए। और वैसे ये काम जो है वो आपके डॉक्टर मोहन यादव अच्छी तरह से एमपी में कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, नहीं कि डॉक्टर उसमें अनिल कोई मिश्रा के अनिल मिश्रा जो वकील साहब के पक्ष में लखनऊ में कल जुलूस निकला है, और यहाँ पे वकीलों में काफी रोष है अनिल मिश्रा के डिटेंशन को लेकर के, और लोगों ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है यहाँ पे। तो फिर ये पंकज चौधरी जी और इधर ये आपके अनिल मिश्रा वाला मामला, डॉक्टर मोहन यादव की अति सक्रियता भीम आर्मी के फेवर में, ये सब जो है ये एक अच्छा खासा मामला चलता हुआ जो है वह बिगाड़ने का काम नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर, ये केवल ये बताता है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी जो कैपेसिटी है समन्वय स्थापित करने की, कॉन्ट्रडिक्शंस को और फॉल्ट लाइंस को मैनेज करने की, वहां पे कमजोरी है। ये शीर्ष नेतृत्व की विफलता है कि कॉन्ट्रडिक्शंस को मैनेज करना ही तो काम होता है लीडरशिप का, और काम क्या होता है? आप क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं भाई? जब आपने जो है अपर कास्ट को भी चाहिए, बैकवर्ड भी चाहिए, दलित भी चाहिए, सबको आप ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के नीचे, तो उसमें तमाम विरोधाभास तो उभरेंगे ही। और यूपी में जाति पे आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का लंबा इतिहास है, वो सबको देखते हुए तमाम चीजों को आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा, तो वो आप नहीं कर पाए, इसलिए समस्या यूपी में आ रही है और मध्य प्रदेश में भी आ रही है। वो विल्सन को आपने हायर कर लिया मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के लिए, जो डीएमके का वकील है, फिर आपने उसको निकाला, तो कौन है आपके सलाहकार? बिल्कुल जी, क्या कहेंगे आप ओंकार जी? देखिए, बात ये है कि जो बीजेपी की लीडरशिप है, सेकंड जनरेशन भी और जो ये नई जनरेशन आ रही है ये नरेंद्र मोदी से मुझे लगता है कि कुछ सीखने को तैयार नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज आती हैं जिन पर आम तौर पर वो कभी बोलते नहीं, कभी जबान नहीं खोलते, कभी रिएक्ट नहीं करते। और किसी को कुछ कहना है तो आप अलग से बुला करके बात करिए ना, आप बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आप बाकायदा मीडिया को बयान जारी करें किसी इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर। पहली बात तो ये है कि पहले जब ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, उस समय सक्रियता दिखाई जानी चाहिए थी, उनको बुला करके बैठा करके बात करनी चाहिए थी कि भाई ये हमारी संस्कृति नहीं है, पार्टी का ये कल्चर नहीं है। और जो कुछ ये ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग वगैरह हुई है वो तो पेशबंदी में हुई है, ठाकुरों ने की है तो फिर उनकी तरफ से भी हो गई है। तो ये चीजें होती हैं संवेदनशील। जो मसले हैं, मसले सुलझाए जाने चाहिए, और बिना मसले के केवल चाय पानी पीने के लिए, गप्पे मारने के लिए या समाज में सुधारों के लिए तो बैठक नहीं हुई है। अगर राजनीतिक लोग, राजनीतिक चेहरे मिलते हैं तो फिर राजनीति ही उसका एक मकसद होता है। समाज सुधार ही करना होता, या ब्राह्मण समाज या ठाकुर समाज की जो कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच है, बुराइयां हैं, उनको ही दूर करना होता, तो फिर वो चुनाव थोड़ा लड़ते, चुनाव लड़ करके थोड़ा विधायक बनते। वो तो समाज सुधार के लिए और बहुत सारे इस समय सामाजिक संगठन बने हुए हैं, उनमें वो सक्रिय रहते, काम करते, सेवा करते अपने अपने समाज की। तो बेसिक समस्याएं समझने की जरूरत है, थोड़ा संवेदनशीलता के साथ समझने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप धमकाना शुरू कर दें, चेतावनी देना शुरू कर दें। इससे बात बिगड़ती है हमेशा। और पॉलिटिकल पार्टियां तो बिल्कुल दम साधे बैठी हुई हैं, उनको पता है कि कैसा माहौल बना हुआ है। और 2027 में ये, और ये 22 में भी हुआ था, एक 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 थॉट प्रोसेस चलता है कि साहब विधानसभा चुनाव में योगी को रोक लो, बीजेपी को जितना डेंट हो सके उतना लगा दो,
तो फिर लोकसभा चुनाव में काम हो जाएगा। 2022 में भी अगर आप ध्यान से देखें, 2017 के मुकाबले बीजेपी की सीटें घटी थी साहब। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीजों को समझना चाहिए कि सीटें घटी क्यों और उस पर काम करना चाहिए था। 2022 में जब सीटें घटी तब ही अगर आप गंभीरता से ले लेते और जो मसले थे उनको एड्रेस कर लेते तो 2024 में जो 62 से सीधे आप 33 सीटों पर आए हैं उसमें कुछ तो कम से कम बचाव हो जाता। तो उन समस्याओं को एड्रेस नहीं किया गया और अब भी भोंडे तरीके से चीजों को गलत तरीके से, जैसे एक अनुभवहीन नेतृत्व करता है उसी तरीके से ये चीजों को हैंडल करने की कोशिश की गई है, इसीलिए ये समस्या खड़ी हो रही है। जी बिल्कुल सही है। आपका कथन जो है उसमें किसी प्रकार की कोई मैं आपत्ति नहीं देख सकता। अब थोड़ा सा ये आ जाए कि ये जो अभी हमने देखा है जो वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है, तो क्या अब मोदी जी को भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है? क्योंकि ये पता चल रहा है कि वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ है वो उनके बेडरूम का जो दरवाजा है वो अंदर वालों नहीं खोला, उनके जो गार्ड्स थे वही कॉम्प्रोमाइज हुए। क्योंकि उन्होंने 10 मिनट में पूरा ऑपरेशन पूरा कर दिया, उन्होंने हमला किया और हमला तो इधर-उधर किया तो सारी जितनी भी फोर्सेस थी उन हमलों में बिजी हो गई और इधर से आए हेलीकॉप्टर उनको पहले से टिप ऑफ किया हुआ था कि कहाँ पे, क्योंकि वो रोज अपना निवास स्थान चेंज करते थे सोने का, और वहाँ आए, वहाँ सब कुछ जितने भी गार्ड्स थे उन्होंने हथियार डाल दिए, हाथ खड़े कर लिए, उनको बेडरूम में ले गए और बेडरूम में से उनको उठा के निकल गए। कुल 11 मिनट लगे बताते इसमें। तो अब यही देखें कि आप इंदिरा गांधी का भी जो है वो खुद के गार्ड्स नहीं किया था और मोदी जी को भी ना चाहने वालों की कमी नहीं है। तो क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, एक तो हमारे यहाँ इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं नहीं संजय जी, है नहीं। जैसी वेनेजुएला में या जैसी दूसरे देशों में ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, धमका रहे हैं। और ठीक है, गद्दार तो हर जगह होते हैं और आज निकोलस मादुरो के बेटे का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि गद्दारों के चेहरे से नकाब इतिहास उतारेगा और कहा तो ये भी जाता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी कंप्रोमाइज हुई हैं बहुत बड़े पैमाने पर। अब मुझे ये बताइए साहब कि 1 लाख से ज्यादा सेना है वेनेजुएला के पास और कोई मरी गरी सेना नहीं है, उसके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी बड़ा अच्छा है, ठीक ठाक है। इसके बावजूद कोई प्रतिवाद ही नहीं हुआ है। किसी एक विमान में या किसी एक हेलीकॉप्टर में थोड़ी बहुत खरोंच वगैरह आई है और अमेरिका के कुछ सैनिक घायल हुए हैं, कोई मरा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर कंप्रोमाइजेज हुए हैं वहां पर। तो हमारे यहाँ ठीक है, एक होता है कि भाई इस तरह की चीजें होने को, तो आपने इंदिरा गांधी का नाम लिया है, हो सकती है, कभी भी हो सकती हैं। और अगर कोई बिल्कुल ही मरने मारने पर आमादा हो जाए तो आप उसका क्या करिएगा? फिर तो चीख चिल्लाहट ही बचती है और हाय तौबा मचाते रहिए, छाती पीटते रहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो घटनाएं हुई हैं अतीत में, उनसे हमारी व्यवस्थाओं ने बहुत कुछ सीखा है और तंत्र को काफी ठोक बजा करके जो भी उनके आसपास सुरक्षा तंत्र रहता है, बहुत ठोक बजा करके वहां पर चेहरों को तैनात किया जाता है, जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और 3 लेयर में उनकी सिक्योरिटी रहती है हमेशा। तो वो सब चीजें तो ईश्वर करे कि कभी ना हो, लेकिन फिर भी हर घटना हमें एक सीख दे करके जाती है और
कुछ और थोड़े से पैरामीटर्स जो है वो ठीक तरीके से अप्लाई किए जाएं ताकि इस तरह के खतरे ना हो। जहां तक बात ये है कि साहब क्या भारत पर इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है, तो देखिए वेनेजुएला में और भारत में तो बहुत अंतर है साहब। जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, तो भारत में तो कोई अमेरिका जैसी महाशक्ति भी मैं कहूंगा कि 1000 बार सोचेगी, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचेगी कि वो क्या करने जा रहे हैं, या बिल्कुल ही। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये सब चीजें क्यों नहीं होंगी? जहां-जहां अमेरिका का इंटरेस्ट है, जहां उसे कुछ मिल सकता है। अब वेनेजुएला के पास तो तेल का भंडार है साहब, ईरान के पास तो तेल का भंडार है, तो वो वहां करेगा, उसको वो मिल जाएगा। अब कहने को तो बांग्लादेश में भी उन्होंने यूनुस को ला करके बैठाया है और यहाँ मारकाट भी हो रही है, लोग मर भी रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ अमेरिका उस तरीके से हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? मरने कटने के लिए क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि यहाँ उसके दूसरे तरीके के हित हैं। भारत को भी परेशान करो, चीन को भी परेशान करो और इस पूरे इलाके में एक क्योस सा बना करके रखो। बस इसी में वो मजे ले रहा है बैठ करके। पर भारत के पास उस तरह के तो कोई उसके इंटरेस्ट है नहीं कि वो यहाँ आकर के अगर इस तरह की कार्रवाई करेगा तो उसको ये मिल जाएगा। और जो मैंने कहा है कि भारत भारत है साहब, और वेनेजुएला वगैरह ये पिद्दी से देश हैं, तो वो सब चीजें यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती। संजय जी, ज्यादा बड़ा विषय ये है कि इस भारत इस साल ब्रिक्स का चेयरमैन है और ब्रिक्स की समिट इस साल होनी है। कहाँ होनी है, मेरे अभी शायद इसके बारे में समाचार नहीं आया है। तो ट्रम्प के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है डॉलर को बचाना, अपनी इकोनॉमी को बचाना। 24 ट्रिलियन डॉलर उनका जीडीपी है, 40 ट्रिलियन डॉलर उनके ऊपर डेट है। और डी डॉलरेशन की प्रोसेस कितनी तेज चल रही है आपको पता ही है। शायद आपने भी अपने कार्यक्रम में कहा है कि केवल 2025 में डॉलर की वैल्यू में 10% का इरोजन हुआ है। और डी डॉलरेशन को लेकर के ट्रम्प सबसे ज्यादा अगर संशयित है और अगर हॉस्टाइल है तो इट इज टुवर्ड द ब्रिक्स। ब्राजील को वो काबू कर लेगा, लेकिन रशिया, इंडिया, चाइना को क्या वो काबू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये ज्यादा बड़ा इश्यू है ट्रम्प के सामने कि कैसे डॉलर को बचाया जाए, कैसे अपनी इकोनॉमी को कैसे बचाया जाए। 3 बिलियन डॉलर उनका डेली जो है कर्ज उनका बढ़ रहा है और लगभग इतना ही उनका रोज का आ रहा है रिपेमेंट का। 1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर उनका एक साल का रिपेमेंट का है ओल्ड डेट का। तो इकोनॉमी ज्यादा बड़ा विषय है ट्रम्प के सामने। और वेनेजुएला का एक्शन भी किसी मिलिट्री कंपल्शन की वजह से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कंपल्शन की वजह से ही हुआ है जो ऑपरेशन किया गया वेनेजुएला में। और अब उसका अगला टारगेट ब्रिक्स है। और ब्रिक्स में वो केवल ब्राजील को तो इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि मोनरो डॉक्ट्रिन के तरीके के तहत वेस्टर्न हेम्पशायर जो है वो यूएसए का बैकयार्ड है। वहां पे किसी को दखल की अनुमति नहीं है। तो ये ज्यादा बड़ी चुनौती है ट्रम्प के सामने, और इसीलिए आज उसने फिर धमकी दी है कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे। जी अब थोड़ा चला ममता दीदी की बात कर लेते हैं और थोड़ा आपके उत्तर प्रदेश के एसआईआर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो साहब, ममता दीदी का क्या चल रहा है? वीरेंद्र जी, आप ही ज्ञान दीजिए। नहीं, ममता बनर्जी के बारे में तो आपने जो है इतना शोध किया है। सर, मेरा मानना है कि नेता जो है, जो नेता के बयान आते हैं, they tell the whole story. You need not refer to the classified files of the intelligence bureau. ममता बनर्जी अगर कह रही है कि साहब अमित शाह को होटल से हम नहीं निकलने देंगे, फिर भी 1 करोड़ से ज्यादा वोटर के नाम कट गए। अब इसके बाद और जिस तरीके की वहां पे जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज उभर के सामने आई हैं और जिस तरीके से अभी वो प्रोसेस चल रहा है, मुझे लगता है कि ये जो टोटल वोटर कटेंगे वो संख्या जो है 2 करोड़ भी पहुंच सकती है। और जो ममता बनर्जी का संकट है वही यूपी में संकट जो है समाजवादी पार्टी का है। यूपी में बहुत बड़ा इलाका ऐसा है मुसलमानों का
जहां पे मुसलमानों का डोमिनेशन है। और योगी जी ने कहा है कि ऐसे बूथ जहां पे 1000 वोट हैं और अगर 800 मुसलमान हैं, 200 हिंदू हैं, तो हिंदुओं का पोलिंग बूथ बदला जाए। तो ये सारे जहां जहां पे मुसलमानों की दबंगई थी या जहां यादवों का दबंगई चलती थी जिन पोलिंग बूथ पे, और वहां पे बीजेपी कांग्रेस का कभी पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचता था। अब जब सारे फर्जी आपने वोट हटा ही दिए हैं तो आपकी दबंगई किस काम आएगी? यही समस्या ममता बनर्जी के सामने आ रही है बंगाल में, जहां पे आपका मुर्शिदाबाद में 80% मुसलमान हैं, जो चाहते थे वो करते थे। अब जब सारे वोट ही गायब हो जाएंगे, कट जाएंगे जो फर्जी हैं, तो आपकी दबंगई किस काम आएगी? तो ममता बनर्जी का संकट बहुत गहरा है। और मुझे हैरत होती है कि इन सारे नेताओं ने बिहार से कोई सबक क्यों नहीं लिया। इनको बिहार से सबक लेना चाहिए था कि बिहार में कितनी शांति से एसआईआर पूरा हो गया। एसआईआर का कोई ऐसा भयानक दुष्परिणाम बिहार में सामने नहीं आया। और अब तो 50 दिन से ऊपर हो गया, आपने बिहार को लेकर के एक शिकायत आके भी आपने फाइल नहीं की। और ममता बनर्जी ने जितने रेटरिक्स, और उसका एक बात और भी है, जब नेता के पास एक्शनेबल कोई ऐसा निर्णायक काम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो उसके पास केवल एक ही पूंजी बचती है, शब्द आडंबर और शब्द जाल, रेटरिक एंड जार्गन। तो अब ममता बनर्जी केवल रेटरिक और जार्गन पे ही सर्वाइव कर रही है। दैट टेल्स द होल स्टोरी कि शी हैज रन आउट ऑफ द आइडियाज, शी हैज रन आउट ऑफ द एम्युनिशन टू फाइट द बीजेपी। और वो ये नहीं साबित कर पाई कि इलेक्शन कमीशन एंड द बीजेपी इज वन एंड द सेम थिंग। तो ममता बनर्जी के पास अब कोई विकल्प बचे नहीं है, केवल रेटरिक और जार्गन से उन्होंने 15 साल काटे हैं सत्ता में, अब 3 महीने और काट लेंगी, क्या दिक्कत है जी। और ये उत्तर प्रदेश के एसआईआर के बारे में क्या विचार है ओंकार जी? हल्ला गुल्ला तो बड़ा हुआ और अखिलेश जी ने तो बहुत कुछ क्लेम किया है, फिर हुआ क्या अल्टीमेटली? अखिलेश बाबू एक्चुअल में योगी आदित्यनाथ के एक बयान के चक्कर में आ गए। योगी जी ने एक बाउंसर उछाल दिया और उनको लगा कि ये तो बीजेपी वाले तो मर गए, ये तो 4 करोड़ बता रहे हैं कि इनके वोट कट गए हैं, और अपने ही बता रहे हैं जितने भी वोटर कटे हैं। तो बड़ा उछले, तालियां बजा बजा करके, जैसे बच्चा नहीं कोई खुशी मिल जाती है तो ताली बजा बजा करके उछलता है, तो ऐसे वो उछले। लेकिन जल्दी ही उनको एहसास हो गया कि ये तो एक जो है योगी जी की तरफ से उछाला गया एक ऐसा बाउंसर था जो वो समझ में ही नहीं आया उनके, ना स्पीड समझ में आई, ना ऊंचाई समझ में आई, और ना वो उसको खेल पाए, बल्कि वो बुरी तरह उसमें उलझ गए। एक्चुअल में तो क्या है कि जितने हल्ले बिहार के समय इन्होंने काटे थे विपक्षी दलों ने, तो हर राज्य में जहां जहां जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके वोटों के बल पर जहां जहां ये लोग खेल करते थे, वो खेल अब बंद होने वाला है। और पहला परिणाम हमने उसका बिहार में देख लिया है। अब कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ेगा संजय जी, चाहे बंगाल हो, चाहे आपका नीचे केरल, असम, फिर तमिलनाडु, पुडुचेरी, आप देखते जाएंगे, फिर 2027 में यूपी आ जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेट हैं। देखिए, राजनीति बदलने जा रही है 2026-27 में, पूरी तरीके से बदलेगी, क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी हासिल करने वाली है इंडिपेंडेंटली। तो पहले से ही है, अपने दम 129 तो आज भी है, 129 तो आज भी है, वो एनडीए के मिलाकर, एनडीए के मिलाकर बीजेपी इंडिपेंडेंटली ही मेजोरिटी हासिल करेगी। ना वो तो नहीं होगा, 99 है अभी। 2026-27 की मैं बात कर रहा हूं। तो इनमें टारगेट वही है कि जितने स्टेट आप जीत सकते हैं उतने जीते जाएं। 2027 में 7 राज्यों के चुनाव है ना, 5 राज्यों के 2027 के शुरू में है, गुजरात और हिमाचल के लास्ट में पड़ेंगे। हिमाचल में आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार आनी ही आनी है। वहां पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
और जो 5 स्टेट के चुनाव ये 2027 के शुरू में हैं, तो भाई यूपी मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव ने जमीन पर कोई ऐसा काम कर दिया है या ऐसे मुद्दे उठा दिए हैं कि जिससे उनकी वापसी होगी ही होगी। ऐसा कोई गारंटी ना अखिलेश को है, ना बाकी लोगों को है, और ना जो विश्लेषक हैं उनको है। ऐसे ही उत्तराखंड में इनकी हालत खराब है, और पंजाब ले दे करके एक ऐसा स्टेट है जहां पर अगर इन्होंने थोड़ा सुगढ़ता के साथ, सद्बुद्धि के साथ काम किया, प्रयास किए, तो वहां और अकालीज और बीजेपी अगर एक साथ आ गए, तो चूंकि अकालियों का जो इस समय स्थिति है पंजाब में, थोड़ा सुधार हुआ है। उसमें जो पंथिक वोट हैं वो वापस इनके पास आए हैं, अकालियों के, जो इनसे छिटक गए थे। और केजरीवाल सरकार के, भगवंत मान सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा काफी है। तो वहां पर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हंग असेंबली आएगी या लोग एक मौका बीजेपी अकालीज को देंगे फिर से। अगर ये नहीं हुआ तो कांग्रेस के चांसेस पंजाब में बनेंगे। पर बाकी स्टेट में, मणिपुर है, गोवा है, वहां क्या सूरत हाल होंगे, वो जब चुनाव होंगे तो उसके आसपास ही पता लगेगा। गोवा में आमतौर पर 50-50 बटा रहता है साउथ नॉर्थ में। वहां जो क्रिश्चियन के इलाके हैं वो आमतौर पर कांग्रेस को देते हैं, लेकिन अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं उसमें उन क्रिश्चियन बाहुल इलाकों में भी 13 सीटें, 13 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। तो ये हमें बताता है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा ही करने वाली है। और गुजरात तो भले ही पार्लियामेंट में खड़े होकर के और बाहें चढ़ाते हुए आप धमकी दें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि इस बार नोट कर लो, आपको गुजरात में भी हराने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें तो आप बहुत समय से कहते आ रहे हैं। गुजरात अल्टीमेटली फिर दोनों गुजराती भाइयों के पास ही जाता है, और आखिर में यही होता है। एक मौका था शायद जब थोड़ा सा नेक टू नेक चलता हुआ दिखाई दिया था वोटों की गिनती के समय, लेकिन अल्टीमेटली फिर गुजरात में बीजेपी आ गई, और पिछले चुनाव में तो लगभग एक तरफा चुनाव था। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में भी जो इस समय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम चल रहे हैं, और जब ये संभल वाला मामला हुआ था तो मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी, हालांकि तब 2027 का चुनाव दूर था, पर मैंने कहा था कि 2027 के चुनाव में संभल भी एक मुद्दा होगा। और आप देखिए कि संभल लगातार जीवंत बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले भी वहां 2 अवैध मस्जिदें गिराई गई हैं, एक मदरसा गिराया गया है, अभी एक और अवैध बिजली घर जो है वो पाया गया है, वो काटा गया है, और जहां से 36 घरों को कनेक्शन दिए गए थे। अरे सर, वो 8 बीघे वाला कब्रिस्तान भी तो पकड़ा गया है, जहां पे फर्जी मकान दुकानें बने इलीगल, वो भी सब तोड़े जाने हैं। वो तो तालाब घर में जो बारात घर बना हुआ था वो भी तोड़ा गया है। तो ये लगातार चल रहा है। बरेली का अपना जो है वो मिशन चल ही रहा है। वहां मौलाना को योगी जी बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। या मौलाना जी ने क्या कोई एप्लीकेशन लगाई, याचिका लगाई क्या जमानत के लिए? भट्ट साहब हाँ, लगाई है, खारिज हो गई है। लगाई थी। संजय जी, एक बात जो समाजवादी पार्टी के बारे में छुप छुप के कही जाती है, समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि जून 2024 में अखिलेश यादव को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, और अगर लड़ भी गए थे तो विधानसभा नहीं छोड़नी चाहिए थी। भाई, आपको दिल्ली में क्या करना है? आपके 37 MP हैं, आप कोई PM की रेस में थोड़ी हैं। यूपी में आपने विधानसभा का इस्तीफा दे करके आपने योगी आदित्यनाथ के लिए मैदान खुला छोड़ दिया, और माता प्रसाद पांडे 85 वर्ष के हैं, वो योगी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपके पास 100 विधायक हैं और आप अगर लीड करते, और 22 में माहौल आपने बनाया था, आपकी सीटों की संख्या 47 से बढ़ के 100 पार कर गई थी, तो आपको यूपी में रह करके लड़ाई विधानसभा के माध्यम से लड़नी चाहिए थी, और लोकसभा शिफ्ट होना एक बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक है समाजवादी पार्टी की। ये तो समाजवादी पार्टी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड खुल के कहते हैं, लेकिन हाँ, they don't want to come on the camera or to say on the record,
लेकिन अखिलेश के लोकसभा शिफ्ट होने के निर्णय से समाजवादी पार्टी के जो अनुभवी नेता हैं वो उन्होंने इसको अच्छा नहीं माना। जी, एक मैं वीरेंद्र जी चलते चलते आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अयोध्या के बारे में आ रहा है कि साहब कि अयोध्या ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स। आपको सनातन अर्थव्यवस्था के बारे में फोकस करना चाहिए। यूपी में अभी पता नहीं क्यों लोग डरे हुए हैं। आगरा की होटल इंडस्ट्री इज अंडर क्राइसिस। वहां पे फुटफॉल बहुत कम हो गया है। अब लोग कब्रिस्तान देखने नहीं जा रहे हैं, यानी ताजमहल। और अब की बार गोवा से भी ऐसी खबरें नहीं आई हैं कि वहां पे कब्रों के लिए मारामारी थी। लेकिन वाराणसी में, काशी में, अयोध्या में, वृंदावन में जो स्थिति थी वो आपने देखी है। अयोध्या में इस समय 50 से अधिक होटलों का निर्माण कार्य चल रहा है। अयोध्या में मंदिर का काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी अयोध्या से मंदिर से जुड़ा और अन्य आसपास के क्षेत्रों में बहुत काम चल रहा है, बहुत काम बाकी है। और मेरा ख्याल से इट विल टेक एटलीस्ट 1 more year। तो यूपी में जिस तरह में केवल बात होती है अयोध्या की और काशी की, जितना काम नैमिषारण्य में हुआ है, यूपी के हर जनपद में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। वो मुजफ्फरनगर में चाहे शुक्रताल हो, वो अलीगढ़ का रामघाट हो, वो आपका सोनो हो एटा में, लखनऊ में, कानपुर में। आप अगर पर्यटन विभाग की वेबसाइट खोल के देखें तो आपको कम से कम 250 ऐसी योजनाओं का आपको जो है ब्यौरा मिलेगा। तो यूपी में ये जो एम्प्लॉयमेंट का नया सेक्टर डेवलप हो रहा है, इससे आने वाले दिनों में जो लोग नौकरी बहुत शोर मचाते हैं, समाजवादी पार्टी अन्य दलों के लोग, उनको बड़ी परेशानी होने वाली है। और जो आज डाटा हो सकता है बदल गया हो, लेकिन जीएसटी कलेक्शन में वाराणसी और काशी और अयोध्या गाजियाबाद से आगे चल रहे हैं इस समय। और केवल काशी में जो दाल मंडी में जो डेली अराइवल था दाल का, और वो पिछले 1 साल में अब कितना हो गया है आप जरा देखिए, कई गुना बढ़ गया है वो। तो ये जो सनातन अर्थव्यवस्था है, ये जो, और प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में अपने कैंपेन में लगातार इस बात को कहा था, यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और लेकिन चूंकि अभी यूपी में देश में मैकाले का राज है, तो यहाँ पे तीर्थयात्रियों को और पर्यटकों को दोनों को टूरिस्ट कहा जाता है। तीर्थयात्री पिलग्रिम है और पर्यटक पिलग्रिम है, उसको पिलग्रिम है। अयोध्या आने वाला उसको रिलीजियस टूरिज्म बता दिया है। हाँ, तो अयोध्या आने वाला व्यक्ति तीर्थयात्री है, वो पिलग्रिम है, वो टूरिस्ट नहीं है। लेकिन पर्यटन विभाग के आंकड़ों में सबको दिखाया जाता है कि सब टूरिस्ट है। तो यूपी में ये इंडस्ट्री में बहुत फिनोमिनल चेंज आया है। एंड विद इन नेक्स्ट 5 years इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। और ये केवल 3-4 शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, ये कम से कम 2 दर्जन शहरों में होने वाली, इसका विस्तार अगले 5 सालों में होने वाला है। जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को और वीरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे